नमस्कार। चलिए जरा कल्पना करते हैं एक ऐसी सभ्यता की जिसने आज से 4,500 साल पहले ही मॉडर्न शहरों का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। आज हम उसी रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां भविष्य की नींव पता है अतीत में रखी गई थी। है ना ये सोचने वाली बात। मतलब एक ऐसा शहरी जीवन जहां आज की तरह ही प्रॉपर प्लानिंग थी, और वो भी उस जमाने में जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में तो लोग ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते थे। तो इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ये खोई हुई सभ्यता मिली कैसे। फिर उनके कमाल के शहरों पर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद वहाँ के लोगों की जिंदगी और उनके व्यापार को समझेंगे। और हाँ, आखिर में उनके सबसे बड़े रहस्य, उनकी लिखाई और उनके खत्म होने की कहानी, इस पहेली को भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। जरा सोचकर देखिए, एक पूरी की पूरी दुनिया वक्त की धूल में कहीं दब गई और लोग उसे हजारों साल तक के लिए भूल गए। ये कहानी है उसी भूली बिसरी दुनिया के दोबारा मिलने की। और ये बात तो सच में अविश्वसनीय है। सोचिए, सदियों तक लोग इन खंडरों के ऊपर ही अपने गांव बसाकर रहते रहे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पैरों के ठीक नीचे इतिहास का एक पूरा का पूरा चैप्टर सोया हुआ है। फिर 1921 और 1922 में ये जो दो खोजें हुई, उन्होंने तो भारत के इतिहास की किताबों को ही दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। ये सभ्यता आज के भारत और पाकिस्तान के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से में फैली थी। पता है कितनी बड़ी? मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को अगर मिला भी दें तो भी ये उनसे बड़ी थी। मतलब इसका जो स्केल था वो अपने आप में ही एक पूरी कहानी है। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे खंड पर। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी पहचान है ना, वो थी उनकी कमाल की सिटी प्लानिंग। सच में इसी चीज ने उन्हें प्राचीन दुनिया में सबसे अलग बनाया था। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, ये सब उस जमाने के, आप कह सकते हैं, मेगा सिटीज थे। और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक बहुत बड़े वेल प्लान्ड नेटवर्क का हिस्सा थे। इन शहरों का जो लेआउट था वो बड़ा ही सिस्टमैटिक था। देखिए, हर शहर के दो मेन हिस्से होते थे। एक था ऊंचा हिस्सा, जिसे दुर्ग कहते हैं, जहां शायद बड़े बड़े सरकारी भवन या शासकों के घर होते होंगे। और दूसरा था निचला शहर, जो आम लोगों के रहने की जगह थी। ये जो बनावट है, ये साफ साफ एक सोची समझी प्लानिंग की तरफ इशारा करती है। और अब ये देखिए, उनकी सड़कें, वो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। मतलब एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न बनाती थीं। आज न्यूयॉर्क जैसे मॉडर्न शहर इसी डिजाइन पर बने हैं। जरा सोचिए, ये लोग हजारों साल पहले ही सिटी प्लानिंग के इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे। कमाल है। और उनका ड्रेनेज सिस्टम, अरे वो तो अपने वक्त से हजारों साल आगे था। हर एक घर में बाथरूम था जो नालियों से जुड़ा था। सड़कों के नीचे ढकी हुई नालियां थीं, और ये सारी छोटी नालियां जाके एक बड़ी मेन सीवर लाइन में मिलती थीं। सफाई का ऐसा सिस्टम, ऐसा लेवल उस जमाने में दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। अच्छा, तो शहर तो एकदम कमाल के थे, लेकिन सवाल यह है कि इन शहरों में रहता कौन था। चलिए अब तीसरे खंड में इन दीवारों के पीछे झांकते हैं और वहां के लोगों की जिंदगी, उनके काम धंधे और उनके संस्कृति को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, इनकी इकोनॉमी 3 चीजों पर चलती थी: खेती, व्यापार और क्राफ्ट्स। वो लोग गेहूं और जौ तो उगाते ही थे, पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो दुनिया में सबसे पहले कपास यानी कॉटन उगाने वाले लोग थे। और सिर्फ खेती ही नहीं, लोथल जैसे बंदरगाहों से उनका व्यापार दूर दूर तक मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। और तो और वो लोग कमाल के कारीगर भी थे। चाहे मन के बनाने हो, मिट्टी के बर्तन या फिर धातु का काम, हर चीज में माहिर। उनकी कला की बात करें तो हमें डांसिंग गर्ल जैसी मशहूर मूर्तियां मिली हैं। और धर्म में ऐसा लगता है कि वो मातृदेवी और पशुपति यानी एक तरह के आद्य शिव की पूजा करते थे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इतनी बड़ी बड़ी बस्तियों की खुदाई में हथियार लगभग ना के बराबर मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये एक बहुत ही शांति पसंद समाज था। तो अब हम पहुंचते हैं चौथे खंड पर, और यहां बात होगी उन बड़ी बड़ी अनसुलझी पहेलियों की जो आज भी इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स को हैरान परेशान कर देती हैं। सिंधु घाटी के लोगों की अपनी एक लिखने की कला थी। वे शब्दों को लिखने के लिए चित्रों और निशानों का इस्तेमाल करते थे। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे आज हम इमोजी यूज करते हैं। हर निशान का कोई खास मतलब होता था। इसी को कहते हैं चित्रात्मक लिपि या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। और बस यहीं कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ ले लेती है।
हमें उनकी लिखी हुई हजारों मोहरें और चीजें मिली हैं, लेकिन आज तक कोई भी उन्हें पढ़ नहीं पाया है। हम नहीं जानते कि वो क्या कहना चाहते थे। उनकी कहानियां, उनके गीत, उनके विचार, सब कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गए। और फिर आता है दूसरा बड़ा सवाल कि इतनी एडवांस सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? क्या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, या फिर कोई भयंकर बाढ़ आई? हो सकता है कोई भूकंप आया हो, या शायद पूरा का पूरा मौसम ही बदल गया। देखिए, थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन कोई एक पक्का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। तो अब चलते हैं अपने आखिरी खंड की तरफ और ये देखते हैं कि इस महान सभ्यता ने हमारे लिए विरासत में क्या छोड़ा है, इसका आज भी हम पर क्या असर है। भले ही ये सभ्यता मिट गई, लेकिन इसकी विरासत आज भी जिंदा है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली अर्बन रेवोल्यूशन यानी शहरी क्रांति थी। उनकी बनाई हुई ग्रिड सिस्टम वाली सड़कें और वो शानदार ड्रेनेज सिस्टम आज भी दुनिया भर के शहरों की प्लानिंग का बेस हैं। एक तरह से कहें तो उन्होंने मॉडर्न शहरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बहुत पहले ही तैयार कर दिया था। और ये बात बिल्कुल सच है। जब हम उनकी टाउन प्लानिंग, उनकी साफ सफाई की व्यवस्था, उनके व्यापार और समाज के बारे में सोचते हैं तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये सब हजारों साल पहले हो रहा था। ये आज भी हमें हैरान करता है और सच कहूं तो प्रेरित भी करता है। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, उन निशानों के पीछे जिन्हें हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, कौन सी कहानियां छिपी होंगी, कौन से गीत होंगे, कैसा ज्ञान दबा होगा। एक पूरी दुनिया की आवाज जिसे सुनने का हम आज भी बस इंतजार ही कर रहे हैं।